मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 5 पाठों को पढ़ लिया था। आज हमारा नेक्स्ट पाठ है, जिसके कवि है हरिशंकर परसाई। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से दीपावली मना चुके होंगे। अब हम वापिस अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाते हैं। निरंतर अपना वीडियो आता रहेगा, मैं संपूर्ण पाठ आपको पूरा कराऊंगी। दूसरा, मैं आपको एक विशेष बात यहाँ पर यह कहना चाहती हूँ कि सभी लोग रीट का रिजल्ट आने के बाद कुछ निराश है, कुछ खुश है। बच्चों, ये ज़िंदगी है, चलता रहता है। एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं, कभी ख़राब नंबर भी आते हैं। तो ज़िंदगी से कभी हार माननी नहीं होती है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी होता है। इसलिए किसी के ख़राब नंबर आए हैं, उदास ना हो। आगे आपके लिए फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकेंड ग्रेड आ रही है। आप निरंतर तैयारी में लगे रहे। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, ज्ञान में हमेशा वृद्धि ही करता है। दूसरा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको मेरिट बताई जाती है, तो मेरा मानना है सभी मेरिट गलत होती है, क्योंकि जब तक पदों का डिवाइडेशन नहीं होता है सब्जेक्ट वाइज, तब तक कोई भी मेरिट बताना उचित नहीं होता है। जब तक पदों का डिवाइडेशन नहीं आए और आप अंदाज से 31,000 रुपये पदों का डिवाइडेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है ये। जब आपके सामने आपके पद आ जाते हैं, उसके बाद अगर आप बांटते हो उसको, तो वो बिल्कुल सही है। तब आप मेरिट बता सकते हो कि इस सब्जेक्ट की इतनी मेरिट जा सकती है। उसके पहले जितने भी यूट्यूब चैनल वाले अगर आपको ये बता रहे हैं कितनी मेरिट जाएगी, तो आप बिल्कुल भी इसको सही नहीं माने और अपने मन को निराश ना करें। 100 नंबर से ऊपर है, आप आशा ज़रूर बनाए रखें। मेरिट में जितने पद आएंगे उसके अनुसार आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि मेरिट इतनी जानी है। इसलिए आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। अच्छी बात है, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ग्रेड उससे ऊंचा पद है, फर्स्ट ग्रेड उससे ऊंचा पद है, आप तैयारी कर सकते हो। इसलिए आपको मेरिट कितनी जाएगी, क्या है, उस सब टेंशन को छोड़कर आपको सिर्फ तैयारी में ही लगे रहना है। आगे के एग्ज़ाम की नौकरी मिल जाती है, अच्छी बात है, नहीं तो ज़िंदगी से हार नहीं माननी है। और बच्चों, मेरा कहना यही है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हारने का नाम कभी भी ज़िंदगी नहीं होता है। चलो, तो हम बाद में शुरुआत करते हैं। हरिशंकर जी परसाई, आपने नाम सुना होगा परसाई जी का। ये व्यंग लेखक हैं। इन्होंने उनकी रचना अधिकतर व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी हुई है। किसी न किसी चीज को उसको व्यंग करते हुए उनकी रचनाएं लिखी गई है। ये परसाई जी हैं, आप देख रहे होंगे उनका चित्र। सबसे पहले अपन इनका जान लेते हैं जीवन परिचय। अब जीवन परिचय जानने के लिए हमें सबसे पहले इनका जीवन परिचय हमको विस्तृत जानना है। क्यों विस्तृत जानना है? क्योंकि हमेशा हिंदी साहित्य में एग्जाम में इनका क्वेश्चन बनता है। मैं आपको रचनाएं बताते समय साथ में ये भी बताती जाऊंगी कि कौन से रचना से इनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो, सबसे पहले परिचय जान लेते हैं हरिशंकर जी परसाई का। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। आपको कहाँ जन्म हुआ कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। कौन से सन में हुआ जरूर याद रखना है, 1922 में। इनकी माता का नाम चंपाबाई था, पिता का नाम झुमक लाल था। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु हुई थी 1995 में, जबलपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। आपको ध्यान रखना है, मृत्यु भी नहीं पूछी जाती एग्जाम में, सिर्फ आपको इनका जन्म याद रखना है, 1922। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। अब जबलपुर से इनकी वसुधा नामक जो पत्रिका निकलती थी, वो कौन सी पत्रिका थी? तो आपको ध्यान रखना है, मासिक पत्रिका। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी बनती है कि कहाँ से वसुधा पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो जबलपुर से निकलती थी। और किस प्रकार की पत्रिका थी? तो मासिक पत्रिका थी। यह दूसरी इनकी पत्रिका थी प्रहरी। प्रहरी पत्रिका इनकी जो थी, उसके ये स्तंभ लेखक थे। स्तंभ लेख उसमें वह लिखते थे और उसमें वह उदार उपनाम से लिखते थे। और इनकी और पत्रिका थी जिसका नाम था जनयुग, जिसमें वह आदत उपनाम से पत्रिका लिखते थे। कौन सी? जनयुग। जनयुग में किसके नाम से लिखते थे? आदत।
ठीक है, मैं आपको साथ में पढ़ाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी, आप इसको लिखते रहना। पर आपके लिए जनयुग प्रहरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि आपकी वसुधा इंपॉर्टेंट है। आपको वसुधा ध्यान रखनी है, मासिक पत्रिका जबलपुर से निकलती थी, जिनकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। और निधन कहाँ हुआ था इनका? जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? एमपी में, ठीक है, जबलपुर में इनका निधन हो गया था। अब अपन जान लेते हैं इनकी कृतियों के बारे में, जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये नर्मदा, एक मिनट है ना बच्चों, हाँ, यह नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नर्मदा पुत्र के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। आज तक कभी एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं गया है, पर हो सकता है एग्जामिनर पूछ भी ले, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। ये व्यंग्यात्मक लेखक हैं, इनके व्यंग लेखकों में नाम अग्रणी है। हमेशा से एग्जाम में भी पूछा गया है, इनकी व्यंग रचनाओं के बारे में ही पूछा गया है। परसाई जी की कृतियों में देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहानी संग्रह की। इनके कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, दो नाक वाले लोग। आप सभी परिचित होंगे भोलाराम के जीव से। भोलाराम का जीव इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, भोलाराम का जीव। और एक इनका है दो नाक वाले लोग, ठीक है, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आप उतारते रहिएगा। उसके बाद उसके उपन्यास के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो रानी नागफनी की कहानी है ना, तट की खोज, ज्वाला और जल, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। रानी नागफनी की कहानी से और हंसते हैं रोते हैं से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो इनके आगे आप IMP लगा देना। उसके बाद हम जानते हैं इनके निबंध के बारे में। अपनों ने कहानी संग्रह देख लिया, पत्रिकाएं देख ली, उपन्यास देख लिए, है ना। अब इनके निबंध संग्रह के बारे में जान लेते हैं। तब की बात इनका निबंध संग्रह है। उसके बाद और तब की बात और थी, भूत के पाव पीछे, ये तो हमेशा से एग्जाम में पूछा गया है। बेईमानी की रात, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये इनके निबंध संग्रह है। और वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनके व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। अब मैं इनको थोड़ा सा आपको विस्तृत में बता देती हूँ। देखिए, इनकी व्यंग संग्रह आपको बिल्कुल याद रखना है। व्यंग संग्रह के अंतर्गत इनका आपको याद रखना है, एक तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो 1970 में लिखी गई थी। ये सन आपको ध्यान रखना है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970। उसके बाद अपने पढ़ा अपनों ने वैष्णव की फिसलन, तो वैष्णव की फिसलन आपको ध्यान रखना है 1976। ये व्यंग संग्रह है ना। व्यंग संग्रह का आपको मैं जो बता रही हूँ, जैसे वैष्णव की फिसलन 1976, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मैं लिख देती हूँ विकलांग श्रद्धा, देखो यहाँ साइड में लिख देती हूँ मैं, विकलांग श्रद्धा का दौर। इनके ऊपर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1980 में, और ये रचना भी लिखी गई थी 1980 में। तो आपको मैंने 3 व्यंग संग्रह बताए, देखो यहाँ पर भी दे रखे हैं। व्यंग संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग संग्रह है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया 1970, 1976 और 1980, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको निबंध संग्रह ये सारे दे रखे हैं, उसमें मैं आपको कुछ के सन बता देती हूँ। जैसे पगडंडियों का जमाना, ये 1966 में लिखा गया है। सदाचार का ताबीज, ये रहा सदाचार का ताबीज, ये 1967 में लिखा गया है। शिकायत मुझे भी है, यह 1970 में लिखा गया है ना। अपनी बीमारी 1972 में लिखा गया है, यहाँ पर नहीं देख रखा है। भूत के पाँव पीछे होते हैं, पता नहीं है कैसे होते हैं, पर भूत के पाँव पीछे ये 1983 में लिखा गया है। बेईमानी की परत 1983 में लिखा गया है। एक इनका सुनो भाई साधो था, वह भी 1983 में लिखा गया है। तुलसीदास चंदन घिसे 1986 में लिखा गया है। पाखंड का अध्याय
1998 में लिखा गया है। और प्रेमचंद के फटे जूते जो हमारा पाठ है मैं, वह 1903 में लिखा गया है। तो हमारा जो पाठ है वो कैसा है, व्यंग निबंध है। आपको ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी संग्रह हंसते रोते हैं, आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि व्यंग निबंध अलग है, व्यंग संग्रह अलग है। बहुत सी बार एग्जाम में दे रखा होता है कि इसमें असुमेलित है और 3 व्यंग संग्रह दे देगा और एक दे देगा व्यंग निबंध, जैसे ठिठुरता, गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, और दे देगा पगडंडियों का जमाना। आपको असंगत चुनना है, तो व्यंग संग्रह तो ये 3 है और बाकी व्यंग निबंध है, तो आपको ये चुनना आना चाहिए, तो ही आप इसको सही कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और परिचय इनका बता देती हूँ। इनके संस्मरण है ना, संस्मरण आपको ध्यान रखना है, हार नहीं होती, सीधे साधे, जटिल, मुक्तिबोध, है ना, काक भगोड़े, ये इनके संस्मरण दे रखे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, आज तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, इसलिए आपको ज़्यादा इसको याद नहीं रखना है। सिर्फ आपको ज़्यादा याद रखना है, तो वसुधा पत्रिका याद रखनी है, एक आपको इनके कहानी संग्रह याद रखने हैं, व्यंग संग्रह याद रखने हैं, और व्यंग निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। परसाई जी की रचनावली कितने खंडों में विभक्त थी, तो आपको ध्यान में रखना है, परसाई जी की रचनावली 6 खंडों में विभक्त थी। इसके अलावा इनकी लघु कथाएं कभी एग्जाम में नहीं पूछी गई है, पर आप ध्यान रख लीजिएगा, अपना पराया, दानी, अपना पराया और एक दानी, दानी, रसोई घर और पाखाना और समझौता, ये आपको ध्यान रखना है, आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया। उनकी एक बाल कहानी भी है, चूहा और मैं। ठीक है, ये तो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय था। महत्वपूर्ण जीवन परिचय में आपको एक तो सिर्फ जन्म इनका याद रखना है, व्यंग संग्रह, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, और इनके व्यंग निबंध, बस यही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा रचना याद करने की जरूरत नहीं है, 3 व्यंग संग्रह है और व्यंग निबंध है, इसको याद करना है। साहित्य पढ़ेंगे, उस समय इनको और विस्तृत से वापिस पढ़ेंगे। साहित्य के दौरान पार्ट में आपको मैंने इतना बता दिया है, आप ज़्यादा डीप ना जाए, जितना बताया उसी में से हर बार क्वेश्चन बने। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये तो आपको रट ही लेने हैं, इससे हर हमेशा प्रश्न बनते हैं। और निबंध में पगडंडियों का जमाना बनता है, सदाचार का ताबीज से बनता है, उसके बाद भूत के पाप पीछे से बनता है, और प्रेमचंद के फटे जूते से बनता है। इसके अलावा है, पर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। हमारे देश में जो पाखंड चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अंतर्विरोध चल रहा है, जो बेईमानी चल रही है, उनके ऊपर उन्होंने सारे व्यंग लिखे हैं कि शोषण के विरुद्ध साहित्य के द्वारा हम अपनी लेखनी के द्वारा किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, ये इन्होंने करके दिखाया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ये तो सामान्य सा था जीवन परिचय। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, व्यंग संग्रह और व्यंग निबंध रट लेने हैं इनके। अब हमारा आ गया प्रेमचंद के फटे जूते, मेन पार्ट का शीर्षक निबंध है, ध्यान रखना है, यह व्यंग्यात्मक हमारा निबंध है, प्रेमचंद के फटे जूते। विधा हमेशा अपने को याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ, प्रेमचंद हमारे कवि हैं, अपन पढ़ चुके हैं, जानते हैं आप सभी। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। प्रेमचंद के फटे जूते आज की हमारी जो है ना दिखावटीपन जो फैल रहा है, उसके ऊपर यह व्यंग्यात्मक लेख लिखा गया है कि प्रेमचंद जी हमारे जो लेखक थे, उनकी व्यक्तित्व की सादगी किस प्रकार की थी उसको बताते हुए। चलिए आइए हम हमारे पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ है, विधा निबंध है, इसकी कैसा निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है, ध्यान रखना है आपको। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं,
सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कैसे है वो, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हुए है, कनपटी उनकी चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां उनकी उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती है। यानी उनकी मूछों से उनका चेहरा भरा हुआ दिख रहा है, बल्कि हड्डियां निकली हुई है। पावों में कैनवास के जूते पहने हैं। प्रश्न बनता है, पावों में कैसे जूते पहने हैं? कैनवास के जूते पहने हुए हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने की परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। आपने लेस वाले बूट देखे होंगे, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। दाहिने पांव का जूता है ना, राइट हैंड का जूता तो सही है, पर बाएं पैर के जूते, हाथ बोल गई सॉरी, बाएं पैर के जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ठीक है, ध्यान रखना है, छेद कौन से जूते में, कौन से पैर के जूते में, तो बाएं पैर के जूते में। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। यहाँ पे परसाई जी कह रहे हैं कि परसाई जी की जो दृष्टि है वो उस जूते पे अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। प्रश्न कर रहा है यहाँ कवि कि मैं सोच रहा हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर पोशाक ऐसी होती है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसे पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की, तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। कवि कह रहे हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे ये जूता फटा हुआ है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। कवि प्रश्न कर रहा है कि जूता फटा हुआ है, अंगुली बाहर निकली हुई है, तो तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं हो रही है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है। यानी कवि कह रहे हैं कि इतना तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं धोती थोड़ी नीचे खींच लूं तो मेरी अंगुली ढक जाएगी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। कवि कहे जा रहे हैं, फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल से कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफ ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। कवि कह रहा है कि जब फोटोग्राफर फोटो क्लिक करता है तब बोलता है कि प्लीज स्माइल प्लीज, तो यहाँ कवि वही कह रहा है। फिर थोड़ी देर में क्लिक करके थैंक यू, और वो झूठी जो मुस्कान होती है वो एक तरह की उपहास है, मुस्कान नहीं है, कवि का यहाँ कहना है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। कवि कह रहा है कि कैसा आदमी है ये प्रेमचंद जो खुद तो फटे जूते में फोटो खिंचा रहा है और दूसरों पर हंस रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। वो अपने आप में कभी सोच रहे हैं कि ऐसा फोटो खिंचाना क्या जरूरी था भाई फटे जूते में, पर फिर भी पत्नी ने कह दिया होगा तो फोटो खिंचा लिया होगा, पत्नी की बात मान ली होगी। यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। यहाँ गरीबी की ओर संकेत किया गया है कि तुम्हारी ये मुस्कान देखकर भी मुझे रोना आ रहा है। तुम्हारे अंदर का दर्द मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम कितने अंदर से दुखी हो, और तुम्हारी ये सारी ट्रेजेडी देखकर मुझे रोना आ रहा है। अपने आप में कभी सारी बातें कर रही है। ठीक है, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। कभी यहाँ कहते हैं कि आप फोटो के महत्व को नहीं समझते भाई, इसलिए आप इस तरह से फटे जूते पहन के फोटो खिंचाने
बैठ गए। नहीं तो लोग फोटो खिंचाने के लिए क्या क्या चीज नहीं मांग कर फोटो खिंचाते हैं, यहाँ तक कि बीबी को भी मांग कर फोटो खिंचा लेते हैं। यानी दिखावेपन की ओर यहाँ दर्शाया गया। कवि कह रहे हैं कि लोग दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं करते, सब कुछ शादी के कोट तक मांग के वर बन जाते हैं और जूते मांग लेते हैं, किसी की बीबी तक मांग लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए क्या क्या नहीं करते और भाई आप फटे जूते में। कवि इस तरह से अपने आप में क्वेश्चन किए जा रहा है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा फटा जूता देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ और अपने आप में ग्लानि फील कर रहा हूँ कि, और मुझे तुम्हारी ये फटे जूते वाली बात मेरे दिल को चुभ रही है कि तुम्हें लोग क्या क्या नहीं कहते थे। तुम तो महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, तुम युग प्रवर्तक हो और जाने लोग तुम्हें क्या क्या कहते हैं और तुम्हारा जूता इस फोटो में फटा हुआ है। कवि अपने आप में क्वेश्चन कर रहा है, आश्चर्य से कह रहा है। पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। कवि आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि तुम्हारे इस फटे जूते को देखकर मुझे बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब कवि स्वयं की बात कर रहा है कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है और यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। कवि कह रहा है मेरा स्वयं का जूता भी अच्छा नहीं है पर ऊपर से अंगुली बाहर तुम्हारे जैसी तो नहीं दिखती है पर नीचे से तो अंगूठे के नीचे तला फट गया है। आगे कवि कह रहे हैं अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। यानी ये दिखावेपन की बात कही गई है कि तुम्हारे अंगुली बाहर है तो दिखाई दे रहा है पर मेरा जूता भी नीचे से फटा है, पूरा फट गया है, मेरा पाँव घिस रहा है पर ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखावेपन में वो अच्छा दिख रहा है। और तुम्हारी अंगुली बाहर निकल गई है इसलिए तुम्हारा अच्छा नहीं दिख रहा है। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि तुम दिखावेपन का महत्व नहीं जानते हो, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो। घिसा हुआ तो मेरा भी है और तुम्हारा भी है पर तुम्हारी अंगुली बाहर दिख रही है और मेरे तलिए से नीचे पेड़ छिल रहा है, उसके बाद भी मेरा अच्छा दिख रहा है और तुम्हारा खराब दिख रहा है। यहाँ कवि दिखावेपन की बात कर रहा है कि लोग दिखावेपन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं बल्कि तुम और मैं दोनों समान है। तुम फटा जूता पहने ठाठ से पहने हो और मैं ऐसे ही नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। कह रहे हैं कि मेरी जीवनी कोई बिना फोटो के छाप दे तो चलेगा पर मैं इस तरह से फटे जूते ऊपर से अंगुली निकले हुए मैं फोटो नहीं खिंचा सकता। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये। कवि कह रहे हैं कि इस फटे जूते में फोटो खिंचा के भी तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मुझे विचलित कर देती है कि कैसी मुस्कान है तुम्हारी यह। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पुस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चल गई। ये होरी का गोदान, ये उपन्यास की बातें कर रहा है कवि, उपन्यास के पात्रों की बात कर रहा है कि क्या गोदान का पात्र था होरी, तो क्या होरी का गोदान हो गया है। या पूछा क्या पुस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चल गई है, क्या हो गया है, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया। ये सभी उपन्यासों के पात्र है कि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, यही मुस्कान मालूम होती है। सारी प्रेमचंद जी की उपन्यास के पात्र है और उपन्यास के नाम है। तो कवि कह रहे हैं कि क्या ये सब हो गया है, क्या गोदान का होरी बन गए, कि पुस की रात के नील गाय के हल्कू का खेत चल गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर है वो अपना क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। यहाँ डॉक्टरों पे व्यंग कसा गया है कि वो लड़का मर गया बीमारी से पर वो डॉक्टर है वो अपना क्लब छोड़कर नहीं आए। किसी किसी बात में यहाँ बहुत बड़ा कवि ने व्यंग कहा है, अगर समझे तो बहुत बड़ी बातें कही है कवि ने। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, है ना। यानी औरत का जो कफन था उसको बेचकर भी माधो क्या हो गया था, शराब पी गया था।
यही मुस्कान मालूम होती है। मुझे तो इन सबको देखकर ऐसा ही लगता है कि यही मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे प्रदर्शित हो रही है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक कवि कह रहा है कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखूंगा, मैं देखूंगा कि ये जूता कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक क्वेश्चन कर रहा है कवि यहाँ। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बेचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कवि यहाँ कह रहा है कि तुम्हारा जूता कैसे फटा, तुमने चक्कर लगाया इसलिए जूता फटा। तो वो कह रहा है कि चक्कर लगाने से जूता इस तरह से जैसा तुम्हारा फटा वैसे फटता नहीं है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने से घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, यहाँ कुंभन दास की बात कर रहे हैं कवि। आप साहित्य पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुंभन दास जी कौन थे। हमेशा इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आवत जात पनैया घिस गई, यानी आते जाते जूते घिस गए। बिसर गयो हरि नाम, और ऐसे बुलाकर देने वाले के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? कुंभन दास का उदाहरण देके कह रहे हैं कि कुंभन दास आते जाते थे तो उनका जूता फट गया था। तो चलने से तो क्या होता है, नीचे से जूता घिसता है, ऊपर से जूता फटता नहीं है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया। कवि यहाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज है, सख्त चीज है, जिसको तुम दूर करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, जो परत दर परत जमी हुई है, और उसको हटाने के लिए तुम बार बार ठोकर मार रहे होगे, और ठोकर मारने से तुम्हारा जूता फाड़ दिया हुआ, फट गया होगा। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। ऐसी कोई परंपरा होगी, ऐसा कोई भ्रष्टाचार होगा, या ऐसी कोई बात होगी जो परंपरा से जमी हुई होगी, उनको हटाने के लिए ऐसा पहाड़ जम गया होगा जिसको हटाने के लिए तुमने अपना जूता फाड़ दिया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। कहीं यहाँ कह रहा था तुमको उस परंपरा को मिटानी थी तो तुम कोई और रास्ता अपनाते। सभी नदियां पहाड़ छीड़ कर थोड़ी निकलती है, कोई साइड से रास्ता भी बनाती है, तो तुम कोई और रास्ता ढूंढ लेते जूता फाड़ने से। तो तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी? अब कवि यहाँ कह रहा है कि तुम भी समझौता नहीं कर सके, शायद तुम्हारी कमजोरी यही थी। जो होरी को ले डूबी वही, एक मिनट, जो होरी को ले डूबी वही नेम धर्म वाली कमजोरी। यानी यहाँ कवि कह रहा है कि जो होरी को ले डूबी थी, नेम धर्म वाली कमजोरी, वो कमजोरी तुम्हें भी ले डूबी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाव की अंगुली से इशारा करते हो। यहाँ कवि बहुत बड़ा व्यंग कर रहा है, आप इसको समझते जाइएगा। क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया? यानी क्या तुम उसकी तरफ इशारा करके बतलाना चाह रहे हो कि जिसको तुमने ठोकर मारते मारते अपना जूता फाड़ के अंगुली बाहर निकल गई? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी वह अंगुली का इशारा भी मैं समझ गया हूँ, और तुम्हारी व्यंग मुस्कान को भी मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मेरे भी तुम्हारे जैसे नीचे चलो जूते फट गए, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम उन लोगों पे हंस रहे हो जिसके नीचे से जूते फट गए हैं। ऐसे दिखावे वाले लोगों पर तुम व्यंग कस रहे हो, हंस रहे हो। उन पर जो टीले को बर का कर बाजू से निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पाप बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? कवि कह रहा है मैंने तो फाड़ के अंगुली निकाल दी, मेरा तो तलवा सही सलामत है, पर तुमने तो दिखावे के चक्कर में अपना तलवा और अपना पैर ही घिसा दिया, तो तुम तो वैसे ही अपाहिज हो गए, चलने के काबिल ही नहीं रहे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान
समझता हूँ, कवि यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर पाठ समाप्त हो गया। यानी यहाँ कवि कह रहा है कि दिखावे के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। नीचे का तलवा घिस गया, पैर घिसा लेंगे, पर ऊपर से जूता फटना मंजूर नहीं होगा। पर तुम उन सबसे अलग हो, तुमने अपना तलवा बचा के रख लिया, पर ऊपर से अपना जूता फाड़ दिया। या दिखावे वाले लोगों के बारे में बात कही गई है। अब अपन शब्द संपदा देख लेते हैं। उपहास आप सभी जानते हैं, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, आग्रह, पुनः पुनः निवेदन करना, क्लेश, दुख, तगादा, तकाजा, है ना। मैं तो तकाजा है इस बात का। पनैया मतलब अपनी जो देशी जूते होती है, आपने देखा होगा जो राम जी के जूते एक अंगूठे वाले होते हैं और पूरा फ्लैट होता है, उसको पनैया कहते हैं। बिसरना, भूल जाना, नेम मतलब नियम, नेम धर्म की बात बीच में नहीं आया था, मतलब नियम और धर्म की बात करते करते क्या हो गया था, होरी भी कमजोर हो गया था। वही यहाँ बात कही गई है, नेम धर्म की बात मतलब नियम और धर्म की बात। धर्म मतलब कर्तव्य, बंद, फीता, बेहतरीन, अव्यवस्थित, ठाठ, शान और बरकाकर मतलब बचाकर। ये थे आपके शब्द। अब अपन कुंभन दास एक शब्द नाम आया था, उनके बारे में जान लेते हैं। कुंभन दास कौन थे? ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और आचार्य वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में से एक थे। आप जब अष्टछाप के कवि पढ़ोगे, जिसमें आप विठल दास को पढ़ोगे, है ना, तब आपको पता चलेगा कि वल्लभाचार्य को पढ़ोगे तो 4 विठल दास के अष्टछाप की रचना किसने की थी रचना। तो अष्टछाप में 4 कवि थे। 8 कवियों को की समूह को अष्टछाप कहते हैं, जिसमें 4 कवि विठल दास के और 4 कवि वल्लभाचार्य के अंतर्गत गिने जाते हैं। उसमें से एक कवि थे कुंभन दास। जब आप साहित्य पढ़ोगे, आप अष्टछाप को अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। अष्टछाप से हर बार एक क्वेश्चन निश्चित आता है और कैसे उन 4 कवियों को याद करना है वो ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगी। बस आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। कुंभन दास थे, उन्होंने अकबर से मिलने के लिए वह फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कई गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। जो पाठ में पंक्ति आई थी, है ना, आवत जात पनैया वाली जो पंक्ति आई थी, वो इसी के बारे में बात आई थी। यहाँ पर अपना पाठ समाप्त होता है बच्चों। आपको आशा करती हूँ अच्छे से ये समझ में आया होगा। परिचय भी मैंने आपको बता दिया, आगे कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। इनका जन्म, मृत्यु, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और पाठ में जो दिखावेपन की और व्यंग किया गया उसको भी मैंने समझा दिया गया है। आपका जो हरिशंकर जी परसाई है, उनके आपको बस एक पत्रिका वसुधा याद रखनी है, व्यंग संग्रह 3 है वो याद रखने, और व्यंग निबंध। इनसे 101% एग्जाम में हर साल साहित्य के जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न बनता है। और जो 3-4 रचनाएं मैंने आपको बताई उन्हीं में से प्रश्न बनता है आपका। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साहित्य के वक्त अपन वापिस इनको पढ़ेंगे। पाठ को आप अच्छे से समझिएगा। पाठ के बीच में ये पंक्ति आवत जात पनैया वाली पंक्ति पूछी जा सकती है कि किसने कही थी, कुंभन दास ने कही थी, कब कही थी, फतेहपुर आने जाने में जब घिस गई थी पनैया तब किसने फतेहपुर सीकरी बुलाया था, तो किसने बुलाया था, अकबर ने बुलाया था। ये सारी बातें, आप कौन से पैर का जूता फट गया था, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।